हेलो गाइस, माई सेल्फ कल्पना। मैं आज आपके सामने एक फेमस राइटर, जी हाँ, फेमस राइटर जॉन मिल्टन को डिस्कस करने वाली हूँ। और इनका जीवन जो है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद रहा है। और जॉन मिल्टन के बारे में बहुत सारे अननाउन फैक्ट मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। जी हाँ, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए बहुत सारे फेमस वर्क हैं, जैसे कि इन्होंने एपिक लिखा था पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, कोमस, लिसिदस। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी लाइफ हिस्ट्री आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में इन ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। जो इनका पीरियड था 1625 से लेके 1660 तक का पीरियड था, उसको मिल्टन एज के नाम से जाना जाता है। इनके टाइम पे 3 काइंड्स ऑफ पोइट्री आपको देखने को मिलेगी, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्यूरिटन। मिल्टन वॉज अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। जॉन मिल्टन के जो ग्रैंडफादर थे वो प्यूरी तरीके से रोमन कैथोलिक थे, लेकिन जो उनके फादर थे वो प्रोटेस्टेंट थे। इसलिए उनके उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर में हमेशा कुछ ना कुछ फाइट रहती थी, क्योंकि उन्हें उनके ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि मिल्टन के फादर जो है प्रोटेस्टेंट रिलीजियस की तरफ आकर्षित हो। और हिज ऑल द वर्क शो द प्यूरिटन इन्फ्लुएंस, उनके सभी वर्कों पर प्यूरिटन इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। जॉन मिल्टन heard the sermons of John Donne. John Donne was the dean of St. Paul Cathedral, which influenced his work laterly. जॉन मिल्टन जो है, जॉन डन उस समय डीन हुआ करते थे सेंट पॉल कैथेड्रल के, और वो उन्हीं के सरमन्स को सुनकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उनके वर्क पर जॉन डन के सरमन्स का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ही बिकेम फ्रेंड ऑफ चार्ल्स डिडोटी इन सेंट पॉल स्कूल। उनके बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हैं चार्ल्स डिडोटी। कहाँ पर? सेंट पॉल स्कूल में। He was the master of all European language like Hebrew, Greek, Latin, French, German, but he did not read and study English. But he wrote Paradise Lost in English, but he did not study English in his school days. कितनी गजब की बात है कि उन्होंने इतना फेमस, इतना अच्छा एपिक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, लेकिन उन्होंने अपने स्कूल डेज में कभी भी इंग्लिश को स्टडी नहीं किया था। अब हमने बात की इनके अर्ली स्कूल डेज की। अब हम आते हैं इनके कॉलेज लाइफ पर। क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, जी हाँ, क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने इनरोल किया था आगे की स्टडी के लिए। वो चाहते थे कि वो मिनिस्टर बने, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद द मिडिवियल करिकुलम दैट एग्जिस्ट इन क्रिस्ट कॉलेज। लेकिन वहाँ का जो करिकुलम था वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। और सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है, मिल्टन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज। लेटर ही इज अवॉर्डेड विद बैचलर एंड मास्टर डिग्री। उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया था कॉलेज से कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में उनको बैचलर और मास्टर डिग्री से अवॉर्ड कर दिया गया था। ही हैड अ डिस्प्यूट विद द ट्यूटर ऑन द मैटर ऑफ सब्जेक्ट करिकुलम। और उनका जो है अपने टीचर से काफ़ी बार डिस्प्यूट भी हुआ था करिकुलम को लेकर। और द निक नेम ऑफ जॉन मिल्टन इज लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। उनका जो निक नाम था लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज था। आफ्टर ग्रेजुएशन ही डेडिकेटेड टू बिकम अ पोइट। लेकिन जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली तो उनका जो ध्यान था वो आकर्षित हुआ कि उन्हें अब जो है पोइट बन जाना चाहिए। वो चाहते थे कि वो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स को पढ़ें, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ें। उसके पश्चात वो चाहते थे कि वो पोइट बने। ड्यू टू द प्लेग हिज फैमिली शिफ्टेड टू हॉटन। लेकिन उस समय वहाँ पर जो है प्लेग फैल गया था, तो उनकी फैमिली हॉटन में शिफ्ट हो गई थी। अब जो ये जो पीरियड है इनका हॉटन वाला पीरियड, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन हॉटन ही स्पेंट 6 years. ही क्लोज हिज विंडो टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 6 years. ही स्टडी ग्रीक एंड लेटिन ऑथर दिस पीरियड। ये जो पीरियड था हॉटन पीरियड, उन्होंने 6 साल तक स्पेंड किया। और उस समय उन्होंने अपने सभी खिड़कियाँ, सभी दरवाजे बंद कर दिए थे, ताकि वो जो है अब ग्रीक और लेटिन ऑथर्स को बहुत डीपली से स्टडी कर सकें। और मिल्टन की लाइफ जो थी 1632 से 1638 की जो लाइफ पीरियड था, उसको हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड में आखिर ऐसा क्या क्या हुआ था? पहले उनकी मदर की डेथ हुई, फिर उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग भी जो है
डाइड हो गए थे क्योंकि उनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी, जिस पर उन्होंने फेमस लिखी है एलेजी लेसिडस इज कॉल्ड द आर्टिस्टिक क्लाइमेक्स ऑफ द वॉल्यूम। मिल्टन ग्रांड टूर, ही वेंट फ्रांस, इटली, ही मेट विद गैलीलियो एंड उन्होंने बहुत सारी जगह की यात्रा की थी। और गैलीलियो वॉज एज्ड एंड ब्लाइंड मैन एस्ट्रोनमर मिल्टन मेंशन बाय नेम इन पैराडाइज लॉस्ट। ये जो गैलीलियो है इनको बाय नेम उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में डिस्कस किया है। ये बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाला पॉइंट है। और मिल्टन ऑलवेज हैव ए फैसिनेशन ऑफ साइंटिफिक फिक्शन एंड ग्लोरी विच ही टॉक अबाउट इन पैराडाइज 8। उनका जो है जो साइंटिफिक चीज़ें हैं जैसे प्लानेट कैसे मूव करता है, स्टार्स, ये जो फिक्शन है साइंटिफिक फिक्शन को लेकर उनके अंदर अजब सा आकर्षण रहा है। वो जानना चाहते थे कि प्रकृति के रहस्य को। तो ये जो चीज़ है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर 8 में डिस्कस की है। डच स्कॉलर हुगो ग्रेटियस हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मिल्टन पॉलिटिकल राइटिंग। Due to the Puritan Revolution, he cancelled his plan to visit Greece and he decided to fight for the Reformation and Humanistic Church. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मिल्टन थे वो पूरी तरीके से प्यूरिटन थे और वो जाना चाहते थे ग्रीस भी, लेकिन उन्होंने जो अपना प्लान था वहाँ जाने का वो कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो रिफॉर्मेशन और ह्यूमनिस्टिक जो चर्च में चल रहा था वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और वो बहुत बड़े सपोर्टर थे ओलिवर क्रॉमवेल के। क्यों थे? उन्हें लगता था कि जो भी ओलिवर क्रॉमवेल करते हैं उससे मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा हर चीज़ में, तो इसलिए काफ़ी सपोर्ट करते थे वो उनको। 1640 टू 1660 ही रोट ओनली जो है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पैम्पलेट। उन्होंने इस पीरियड के दौरान सिर्फ राजनीतिक और धार्मिक पैम्पलेट लिखे थे इन ऑर्डर टू सपोर्ट प्यूरिटनिज्म, क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहते थे प्यूरिटनिज्म को। ही राइट ओनली पॉलिटिकल पम्फलेट, नॉट रिटन एनी पोएम। जी हाँ, इस पीरियड में उन्होंने मोस्टली जितने भी वर्क लिखे हैं वो पॉलिटिकल पैम्फलेट थे और कोई भी जो पोएम है इस दौरान नहीं लिखी गई थी। आपने देखा होगा जो किसी भी राइटर के आप वर्क को देख लीजिए तो उनकी जो लाइफ जर्नी है, लाइफ का जितना भी घटनाएं उनकी लाइफ में हुई हैं उनका प्रभाव उनके आने वाले वर्क पर आप देख सकते हैं। और यही चीज़ मिल्टन के साथ भी थी, जैसे उनका किस तरीके से प्यूरिटनिज्म की तरफ वो आकर्षित हुए और किस तरीके से उन्होंने पैम्पलेट लिखी, उनकी लाइफ के जो भी इंसिडेंट है उन्होंने अपने इन वर्क में डिस्कस किए हैं। ही वॉज द सपोर्टर ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल प्रिंसिपल्स। 1641 टू 1660 ही रोट वर्क वी डिवोटेड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। 1641 से 1660 तक के जितने भी वर्क हैं उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, उनके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। 1642 में ही मैरिड मैरी पॉवेल एंड ही नॉट रिटर्न टिल 1645। 1642 में उनकी शादी मैरी पॉवेल से हो गई थी, लेकिन मैरी पॉवेल के साथ उनके ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं बन पाए थे। मतलब कि मैरी पॉवेल काफ़ी कम एज की थी और मिल्टन उनसे ज़्यादा दुगनी एज के थे। तो इन्होंने एक ट्रैक्ट भी लिखा है इसके ऊपर। ही रोट अ पैम्फलेट डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। आप ये देख सकते हैं कि उस समय आज के समय में और उस समय में बहुत अंतर था, लेकिन उस समय में भी वो कितनी आधुनिक विचारधारा रखते थे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और अगर आप में नहीं बन रही है तो डाइवोर्स को वो एकदम सटीक मानते थे, चाहते थे कि डाइवोर्स उस समय मतलब इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी लिखा है। वो उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशंस को इसमें बताया है कि मैरी पॉवेल के साथ उनके किस तरीके से रिलेशन थे और डाइवोर्स को उन्होंने उचित ठहराया है। पहले समय में स्त्रियों को डाइवोर्स लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें उस कंडीशन में रहना ही पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने आधुनिक विचारधारा को इस वर्क के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट हमारा आता है ही बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टू रेस्पॉन्ड द पॉलिटिकल अटैक टू द न्यू क्रॉमवेलियन गवर्नमेंट। न्यू क्रॉमवेलियन गवर्नमेंट पर जितने भी अटैक थे वहाँ के रॉयलिस्ट द्वारा किए जा रहे थे वो इन पॉलिटिकल पैम्पलेट्स के द्वारा मतलब उनको आंसर देते थे और उनको सेक्रेटरी बना दिया गया था फॉरेन ट्रंग में। और क्रॉमवेल बीहेडेड द किंग, सो सम रॉयलिस्ट बिकम वेरी एंग्री। जब क्रॉमवेल के टाइम में जब किंग को बीहेडेड कर दिया गया था, रॉयलिस्ट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। तो इस चीज़ को मतलब जो भी उन्होंने इस वर्क के थ्रू उन्होंने बताया है
Andrew Marvell was working as a assistant when John Milton was the secretary of the foreign tongue. एंड्रू मार्वल जो है उस समय असिस्टेंट रहे थे जब जॉन मिल्टन जो है फॉरेन टंग में सेक्रेटरी थे। आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया उनकी पर्सनल लाइफ को और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी आपको इनके आगे वाली वीडियो को।